दीपक द्वेष बुद्धि विनाशाय दीपक ज्योति नमस्तुते। माँ वीणा पाणी एवं जननायक चंद्रशेखर जी के चित्र पर पुष्पार्चन के साथ आज के कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ माननीय मुख्य अतिथि एवं माननीय कुलपति जी के संगोष्ठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच आज के मुख्य अतिथि के रूप में श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, पूर्व मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, यहाँ मौजूद हैं। श्री मिश्र जी पड़ोसी जनपद मऊ में जन्म हुआ और आपकी शिक्षा यहाँ बलिया जनपद में संपन्न हुई है। आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से IIT कानपुर से ग्रेजुएट रहे हैं और इंटरनेशनल बिजनेस से MBA की डिग्री आपको यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न सिडनी से मिली हुई है और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पब्लिक पॉलिसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज द हेग से मिली है। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की डिग्री भी आपके पास है। आप वरिष्ठ IAS के रूप में आपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट एंड पर्सनल, सेक्रेटरी टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ उत्तर प्रदेश शेड्यूल्ड कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जैसे पदों पर कार्यरत रहे हैं। आप यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स सेक्रेटरी के रूप में और अंत में उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव के रूप में आपने कार्य किया है और वहां से आप सेवानिवृत्त हुए। यह सौभाग्य का विषय है कि आप हमारे बीच वहां मौजूद हैं और हमें आपको सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। भारत को 2047 तक विकास और प्रगति के पथ पर आगे ले जाना है और उसमें उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण भूमिका होने जाने वाली है। किस प्रकार से हम उत्तर प्रदेश को विकसित बनाएंगे और उसके बहाने से भारत को विकसित बनाएंगे, इसी विषय पर आज का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। मैं स्वागत के लिए IPSC की कन्वीनर डॉक्टर प्रियंका सिंह जी से आग्रह करता हूं कि आप आज के अतिथियों का स्वागत करें। सम्मानित मंच को मेरा प्रणाम। सभा में उपस्थित सभी सहयोगी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। आज इस एक दिवसीय संगोष्ठी जो कि उत्तर प्रदेश @2047 समृद्धि का शताब्दी पर्व IQAC के संयोजन में और विश्वविद्यालय के सभी विभागों के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी हैं। सर, आपका आगमन हमारे लिए हर्ष का विषय है। हम आपके आगमन से अत्यंत लाभान्वित होंगे। ऐसी हमारी इच्छा भावना है, आपका सानिध्य हमें मिलता है। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं अपने यशस्वी कुलपति जी का भी स्वागत करना चाहती हूँ कि सर आपके दिशा निर्देशन में, आपके मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय प्रत्येक विधा में आगे बढ़ रहा है, चाहे वो एकेडमिक हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो रिसोर्सेज हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो सफलता हो। हम आपका भी स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम हमारे कुल सचिव महोदय जिनका साथ हमारे लिए हमेशा जरूरी होता है, क्योंकि कई बार उनके मार्गदर्शन के बिना हमारा काम नहीं हो पाता। सर, हम आपका भी स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम अपने सभी वरिष्ठ अध्यापकों, चाहे डायरेक्टर एकेडमिक का, छात्र कल्याण अधिष्ठाता का, अपने सभी सहयोगियों का, अपने सारे अध्यापकों का भी स्वागत, अपने छात्रों का, अपने सभी कर्मचारियों का भी हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। और वार्षिक स्वागत के बाद स्वागत इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करता हूँ माननीय कुलपति जी से कि मुख्य अतिथि जी का बुके, माल्यार्पण एवं अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह देकर आपका सम्मान एवं स्वागत करें। माननीय कुलपति।
धन्यवाद श्रीमान। मैं माननीय कुलपति के स्वागत हेतु छात्र कल्याण अधिष्ठाता डॉक्टर जी से निवेदन करता हूँ कि माल्यार्पण का स्वागत करें। कुल सचिव का स्वागत करने के लिए मैं IPSC कन्वीनर से पुनः निवेदन करता हूं कि माला अर्पित कर कुल सचिव का स्वागत करें। (1947) में देश आजाद हुआ और आजादी के 75 से अधिक साल बीत चुके हैं। प्रगति के पथ पर हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ट्विस्ट विद द डेस्टिनी नाम से नेहरू जी ने जो भाषण दिया था आजादी के अवसर पर, उसमें उन्होंने भारत की प्रगति का खाता खींचा। हम प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, लगातार आगे बढ़ रहे हैं और यह प्रगति पिछले कुछ वर्षों में, पिछले 2 दशकों में इसकी गति उत्तरोत्तर तीव्र होती चली जा रही है। यह नयास नहीं है कि देश आज पूरे विश्व में सबसे ज्यादा तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। GDP ग्रोथ रेट पूरे देश की इस संसार में सबसे अधिक है और यह इस वजह से हो पाया है कि शासन और प्रशासन के रास्ते में जो अवरोध आ रहे थे, जिसे रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही के नाम से जाना जाता था, उसे क्रमशः दूर किया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ सरकार की तरफ ध्यान लगातार गया है। लगातार नीति बनाई जा रही है कि किस प्रकार से देश का विकास किया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर लगातार फोकस किया गया है और अन्य जो भी आवश्यक जरूरी सुधार है, आर्थिक सुधार है, प्रशासकीय सुधार है, इन सभी पर लगातार नजर है केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की। और इन सुधारों के बरक्स हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आगे का हमारा विजन क्या होगा, हम किस प्रकार से इस लक्ष्य को हासिल करेंगे जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि देश को 2045 तक विकसित देश बनाना है। कब तक हम विकासशील देश बने रहेंगे, हमें विकसित देश बनना है। देश तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। बहुत जल्द वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कुछ दिनों पहले ही कहा कि बहुत जल्दी हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी देश को बनाना है और उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य बहुत जल्दी हमें हासिल करना है। उसकी रूपरेखा क्या होगी, उसका तरीका क्या होगा, किस प्रकार से हम उसे हासिल करेंगे, इन्हीं सब बिंदुओं पर विचार करने के लिए हमारे बीच आज के मुख्य अतिथि श्री दुर्गाशंकर मिश्र जी, पूर्व मुख्य सचिव मौजूद हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अपने उद्बोधन में हम सभी को लाभान्वित करें अपने उद्बोधन से और विद्यार्थियों से रूबरू हों, उन्हें बताएं कि किस प्रकार से देश की प्रगति में उनका योगदान भी है और बहुत जरूरी योगदान है। आपका स्वागत है। जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया के कुलपति गुप्ता जी, इस विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्रशासनिक एवं शैक्षणिक अधिकारीगण, अन्य अतिथिगण और प्यारे बच्चों, आज इस विश्वविद्यालय में आकर के मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं आज का ये आपको जो संबोधन दे रहा हूँ विश्वविद्यालय के अनुरोध पर नहीं बल्कि अपने खुद के अनुरोध। क्योंकि जब मैं यहाँ पे 2021 के दिसंबर में उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण किया
उसके बाद एक बार मुझे राज्यपाल महोदय ने बुलाया तो कहा कि काफ़ी सालों से बलिया में विश्वविद्यालय बनाने की बात चल रही है, वहाँ पे कुछ कुछ काम हुआ लेकिन आगे कुछ हो ही नहीं रहा, क्योंकि वहाँ सुरहा ताल आ गया और सुरहा ताल का की वजह से कोई निर्माण वहाँ पे संभव नहीं है। वहाँ पे पूरी पूरी बाढ़ आ जाती है और बाढ़ के बीच में कोई निर्माण हो ही नहीं सकता। मैंने मैडम से कहा कि अगर जिस किसी ने जिसको तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने इसकी शुरुआत की थी 6-7 साल पहले, मैंने कहा जब उसका शुरुआत किया होगा तो लोगों ने जरूर देखा हो, ऐसा बोले कि साल के भीतर कोई विश्वविद्यालय बना देगा। इसलिए हमें इसका तो कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए, क्यों नहीं बना। उसके बाद मैंने यहाँ पे इरिगेशन डिपार्टमेंट के इंजीनियर ने चीफ को भेजा, उनके एक्सपर्ट्स को भेजा, कोई सोल्यूशन नहीं। फिर मैंने यहाँ के अपने विभाग के जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे उच्च शिक्षा विभाग के, उनको भेजा, उनके साथ और लोगों को भेजा, वो भी देख करके यहाँ पे आगे बोला कि आपको कुछ वहाँ संभव नहीं, जो रात आ रहे उसकी वजह से तो कुछ पॉसिबल नहीं। फिर मैंने स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है कि सुरहा ताल तो मैं बचपन में देखा हूँ, मैं अभी हमारे परिचय जो दे रहे थे थोड़ा सा मैं संशोधन करना चाहूँ। मैं बलिया में पढ़ा नहीं, बहुत थोड़ा सा मुश्किल से 6-7 महीने बलिया और माई स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड द नेक्स्ट फ्यूचरिस्टिक जो फ्यूचर का हमारा रिजल्ट था उसके लिए हमारे स्टेपिंग स्टोन था बलिया, क्योंकि मेरे पिताजी यहाँ पोस्टेड थे। तो मैं कुछ 6-7 महीने बस ND कॉलेज में पढ़ा हूँ, उसके बाद गाँव से आया, पढ़ा और 7 महीने के बाद में यहाँ से आ, फिर उसके के बाद मेरा रास्ता कुछ अलग बन गया। लेकिन हाँ, चूँकि मेरे पिताजी यहाँ पे पोस्टेड थे इसलिए मैं छुट्टियों में आया करता था और बलिया को मैं अच्छे से देखने का मौका मिला। सुरहा ताल भी सब आया, बसंतपुर भी मैं आया, बहुत सारी जगह में इसको देखा। तो इसका रास्ता निकलना चाहिए। मैंने रास्ता बताया कटहर नाला, जो पता चला कि वो कटहर नाला की वजह से ही सारा है, और उसका जो आउटलेट था, जो रेगुलेटर था, वो इतना छोटा था कि वो पानी ही ले आया। क्या है, रेगुलेटर का साइज को बढ़ा दिया, नाले को साफ कर दिया जाए। मुझे खुशी है कि आज रेगुलेटर, और मैं आके देखा जब रेगुलेटर पूरा बन गया तो खुद आके देखा था मौके पे जा करके रेगुलेटर बनने का कैसे पानी पूरा का पूरा जो सुराख या आपका कटहर नाला था, उस नाले को पूरा सफाई करने का कितनी उसमें पानी की कैपेसिटी होती है। और फिर आपको यहाँ पे बाढ़ नहीं आती, क्योंकि वो गंगा जी का जो पानी आता था उसको निकलने का रास्ता है। फिर उसके बाद निर्माण का काम चालू, निर्माण काम चालू होने के बाद फिर कोई बहुत सारे हमारे यहाँ देश में विकास के काम को रोकने वाले बहुत लोग हैं, करने वाले बहुत कम लोग हैं। और उनको जो किसी चीज़ को पछता नहीं है, कोई अच्छा काम होता तो पछता नहीं है। और ये एक नहीं बल्कि 10वीं तक जब देश का पार्लियामेंट भी मैं बनवा रहा था, मैं बनाता नहीं तो बनवा रहा था, तो 9 बड़े बड़े लोग उसमें सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, NGT में लोग केस दायर कर दिए। और उसको किस प्रकार से मैं उस केस को लड़ा सुप्रीम कोर्ट में, एक सारा किस प्रकार से उसके जो है उसका पूरा जस्टिफिकेशन तैयार किया, कैसे किया कि कैसे ये देश को बदलने वाली चीज़ है। और कोई दिक्कत नहीं है, सब सारी मन का कन्फ्यूजन सही तरीके से देख नहीं पा। और अल्टीमेटली सर्वोच्च न्यायालय में जब सारे 9 केस गए और उसमें एक से बड़े बड़े लोग थे जिसका नाम सूझ में पढ़ते हैं, सारा सुप्रीम कोर्ट में उन्हें गार्ड भी लगाई और उसके साथ साथ परमिशन दिया। और आज पार्लियामेंट आप देखो तो पार्लियामेंट बनकर तैयार उस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशनल भी जब मैंने कोशिश की NDT को, तो NDT में जब सारी बातें गई जो सामने रखा गया क्लियर हो गया। और उसके बाद से यूनिवर्सिटी बनना चालू। आपको ख्याल होगा कि यहाँ पे मैं आया था और आकर के उसको जो निर्माण एजेंसी को काम करना नहीं चाहते थे, तो यहाँ वालों से परेशान हो गई थी, तो यहाँ पे कोई काम ही नहीं करने दे रहा, फिर कोई शिकायत लेके चला जाए। लेकिन मुझे मालूम था कि यहाँ पे कोई और है जो उसको रोके नहीं करना, इस तरह की बात नहीं करनी। क्योंकि मेरे मन में एक बात तो साफ थी, पॉजिटिव थिंकिंग कि हम इस काम को तो पूरा करें। क्योंकि उसमें मुझे ख्याल है जब 21-22 में जब शुरुआत में माननीय राज्यपाल महोदय ने मुझे कहा था, तो लोग मुझे ये कह रहे थे कि इस विश्वविद्यालय को रसड़ा ट्रांसफर कर दिया। तो रसड़ा में उनको जमीन लग रही थी कि वहाँ पे कताई मिल की जमीन खाली पड़ी, उसी में कर दिया। तो मैंने उनसे एक बात है, कताई मिल की जमीन देना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। तो दूसरे डिपार्टमेंट की जमीन है, उसको अपने पहले उसको डिनोटिफाई करना होता था। सरकार की व्यवस्था तो मुझे मालूम कितना ठीक समझ। और रसड़ा तो इतना दूर पड़ता लग गया, तो बलिया हेडक्वार्टर है, जनपद का मुख्यालय है, और बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बलिया के इतिहास में इतना बड़े सारे, चाहे पौराणिक रूप से देखें आप,
स्वतंत्रता से लड़ा, मुझे कितना अच्छा लगा। तो बढ़िया ही होना चाहिए। और आज जब मैं पूरा देख रहा था, क्योंकि मैं आज यहाँ पे आपको संबोधन करने के लिए नहीं आया, मैंने कितना जी को फ़ोन किया, मुझे तो बढ़िया आना था, क्योंकि मुझे माननीय जयशंकर सिंह जी जो परिवहन मंत्री, उन्होंने कहा कि आप कार्तिक पूर्णिमा पे आइए, वहाँ पे गदरी मेला है, यहाँ पे सीधे गदरी मेला जा रहा हूँ। गदरी मेला आइए, यहाँ पे गंगा जी का स्नान करिए, यहाँ पे LD कॉलेज है जिसमें आप पढ़े, उसको आप देखिए, उसको कैसे आप उसका पुनर्निर्माण करें, तो ये सब चीज़ के लिए मैंने गुप्ता जी को फ़ोन किया कि मैं आ रहा हूँ 5 को, और मैं 6 तारीख को बच्चों को सपोर्ट, मैं आऊँगा तो जरूर सपोर्ट। 6 तारीख को छुट्टी, 6 तारीख को छुट्टी है, कैसे संभव होगा? मेरा छुट्टी है तो क्या वो आपने बुलाइए, क्योंकि मैं तो फिर नहीं रहूँ, और मैं आपका यूनिवर्सिटी को देखना ही चाहता हूँ। यूनिवर्सिटी देखने आऊँगा तो फिर बच्चों को भी संबोधित करना, तो एक और अच्छी बात हो जाएगी सबके साथ। इसलिए मैं कहूँगा कि अपने आप को मैंने खुद इन्वाइट किया है यहाँ आने के लिए, और इन्वाइट किया अपने विश्वविद्यालय देखने के लिए। और आज मुझे ये सब सारी की सारी कुछ नहीं था, और कुछ होने की संभावना नहीं थी। ये सारी चीज़ यहाँ पे बदला जाने की या कहीं और जाने के लिए सोच रहे थे कि विद्यालय को कर दिया, और आज इतनी शानदार भवन आपका बन गया। उसमें कमियाँ जरूर है, कभी तो आपने भी, आप अपने आप को, अपने शरीर को देखिए, आप 100 कमी नहीं करेंगे। इन कमियों को आप दूर करके फिर भी ऐसा कुछ नहीं करते कि चलो अपनी जान मार इन कमियों को दूर करके आप आगे बढ़े। कमी कहाँ नहीं है, पर इन कमियों को कैसे दूर किया जाए, मन के अंदर ये भाव होना चाहिए, उसे दूर करके हमको कैसे आगे बढ़े। तो आज आपको इतना सुंदर परिसर बने हैं, देखने में घुसते ही आपको इतना बढ़िया आपका जो यहाँ का द्वार बनाया, द्वार इतना सुंदर द्वार बनाया। मैं लाइब्रेरी देखा, इतनी सुंदर लाइब्रेरी, इतना बढ़िया आपका जो यहाँ का प्रशासनिक भवन बन गया, एकेडमिक ब्लॉक बन गया, यहाँ के जो बाकी सारी फैसिलिटी कर, और उसके ऊपर आपको बिल्डअप करना है। जितना बन गया उसके आगे बढ़ाना, तो विश्वविद्यालय को तो आगे बढ़ाना ही बढ़ाना है। क्योंकि विश्वविद्यालय ऐसा तो, एक तो जब नाम विश्वविद्यालय है, ये कोई विद्यालय नहीं, विश्वविद्यालय, उसकी उस स्थान को उसके रूप में लेके आना है। तो लोग कह रहे थे कि यहाँ पे तो बहुत दूर बन गया, यहाँ पे तो आने की कोई व्यवस्था नहीं, ठीक है, जब बन गया तब तो इसको उठा करके कहीं और छोड़ नहीं जा सकते। आप व्यवस्था बनाइए, शहर अपने आप धीरे धीरे, अपने विश्वविद्यालय यहाँ बनेगा तो शहर धीरे धीरे खसका है। तो थोड़े से आप देखोगे, ज़्यादा नहीं, मैंने शहरों को, तो मैं भारत सरकार का सचिव रहा 5 साल, भारत सरकार का सचिव रहा, इसी बात का आवास निर्माण शहरी कार्य करता है। शहर किस तेजी से बढ़ते, क्योंकि हर आदमी अपने जीवन को सुधार करना है, और सुधार करने के लिए उसको बच्चों को बेहतर शिक्षा चाहिए, उसको अपने घर वालों को बेहतर स्वास्थ्य चाहिए, उन्हें लोगों को बेहतर मनोरंजन चाहिए, उन्हें बेहतर, उन्हें रोजगार का साधन चाहिए, उन्हें व्यवसाय का बेहतर साधन चाहिए, उन्हें जीवन के स्तर को सुधार करने के लिए वो हर आदमी तत्पर है। गाँव में है, गाँव में खेती करता, लेकिन गाँव में उस स्तर का उसकी व्यवस्था नहीं होगा। उस व्यवस्था को चाहे गाँव में भी रखेगा, खेती करेगा, लेकिन वो शहर में कितना पाएगा। और आने वाली जनरेशन को और आगे बढ़ाने के लिए कोई नई आज का इनोवेशन, बहुत सारे स्टार्टअप्स हो रहे हैं, बहुत सारी व्यवस्था, नई नई चीज़ें हो रही हैं। आप चाहे लोगों को खाने के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, बेहतर मैंने आपका जो अच्छी तरीके से उनको रहने, हर तरह से इतने सारे परिवर्तन हो रहे हैं। एग्रीकल्चर में इतने परिवर्तन हो रहे हैं, इतनी सारी टेक्नोलॉजी वहाँ पे आ रही है। तो लोग धीरे धीरे करके आने वाले समय में शहर कर पाएंगे, और शहरों की संख्या, शहरों की आबादी भी बढ़ेगी, शहर की व्यापकता भी बढ़ेगी, उसका साइज भी बढ़ेगा, और वो शहर को एक सुव्यवस्थित तरीके से बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कल मैं शहर के किसी भाग में गया, मुझे अच्छा नहीं लगा, वो बहुत सुव्यवस्थित नहीं था, प्लान नहीं, अनप्लान, तो वो भी करना होगा, वो करते रहेंगे। तो ऐसे में आपका विश्वविद्यालय आप देखेंगे ज़्यादा नहीं, 5-7 साल के अंदर अंदर ये सारे शहर भी नहीं है। तो बहुत सारी व्यवस्था होती है, तब तक लोग साइकिल से आ सकते हैं। प्राइवेट बहुत सारे संसाधन होते हैं, ऑटो, आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, स्कूटी होती है, उससे लोग आ सकते हैं, बस हो सकते हैं, उससे आ सकते हैं। लेकिन फिर तो ये शहर का पार्ट में यही लोग तमाम सारे बसना चालू करें, आपके प्रोफेसर लोग बसना चालू कर दें, जमीन लेकर के खरीद करके आप बसना चालू करें। ये यहाँ पे हॉस्टल बनने चालू, आज तो सरकार ने नई व्यवस्था बनाई और प्राइवेट हॉस्टल बनने चालू हो। ये भी मुझे सौभाग्य मिला, भारत सरकार में मैंने मॉडल टेनेंसी एक्ट जो बनाया, मॉडल टेनेंसी एक्ट के बनने का बहुत सारे हॉस्टल्स लोग बनाना चाहते हैं। तो इसमें आज जिस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है, तो आपको ये चैलेंज नहीं है। चैलेंज क्या है आपका,
माइंडसेट, आपके सोच का तरीका बहुत बड़ा चाहिए। आप क्या सोचते हो, कैसे सोचते हो, क्या करते हो। और मैं आपको इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे बताना कि आपको बहुत बड़ी चीज़ हमने यहाँ पे करा दी, ऐसा कुछ नहीं करा। ये तो मुझे सौभाग्य मिला, राज्यपाल महोदय ने मिला, और मुझे उस समय मैं था, मुझे सौभाग्य मिला कराने के थे, मैंने करा दिया। कहीं और होता वहाँ करा देते, कि मुझे सौभाग्य मिला एक पब्लिक सर्वेंट इसलिए करा। लेकिन ये चीज़ बताता है कि कितना चीज़ें परिवर्तन करके आप क्या क्या करा सकते हो, कैसे करा सकते हो। अभी भी मैं जब गुप्ता जी का घूमता था, बता रहा था कि मैं आपका वाटर बॉडीज के बारे में बात की, बेंगलोर में आनंद है, उनको मैं बात करूँगा, उनसे बात करूँगा कि कैसे यहाँ पे वाटर बॉडीज और बेहतर कर सकते हैं। नेचुरल स्टेट जो आपकी समस्या, उस समस्या को कैसे आप अपनी ताकत बना सकते हैं। उन्होंने उनको देखा, मैंने देश में तमाम सारे जो हमारे प्रदेश में उनसे मैंने बहुत काम करा, यहाँ भी उनको वो काम कर सकते हैं। और ऐसे तमाम सारे लोग हैं जो कि हमको व्यवस्था में सुधार करें। इसलिए आज आप सबके बीच में हूँ ये देखने के लिए कि यहाँ पे क्या काम हुआ। और मुझे बहुत खुशी हुई आज देख करके आप विश्वविद्यालय कहाँ जमीन पे था, कुछ नहीं था, इतनी सारी चुनौतियाँ थी, बट आज ये इतना व्यापक रूप में एक नए स्वरूप में खड़ा होगा। मैं यही विश्वास करता हूँ कि आने वाले समय और बेहतर होगा और अच्छा इस पूर्वांचल के लिए, और पूर्वांचल के हमारा सबसे सुदूर जो सबसे हमारा अंतिम जो जनपद है हमारे प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का, उस जनपद के लिए बहुत बड़ा अवसर है। बच्चों, आपने सुना होगा, बहुत बार आप पूछते होंगे उत्तर प्रदेश है 2024 या भारत है 2000, विकसित भारत है 2024, आप पूछते होंगे विकसित भारत है 2024, इनका क्या मतलब। इसका बहुत सिंपल सा मतलब है, क्योंकि आपके दिमाग में सोचना चाहिए, क्योंकि अगर भारत विकसित बनेगा 2047 में, उसका क्या मतलब होगा आपको सोचना चाहिए कि क्या होगा। 2047 विकसित बनेगा, कोई नया भारत थोड़ी हो जाएगा। उस भारत में क्या हो जाएगा जिसमें से आप उसे विकसित भारत 2047 को, और ये लक्ष्य लेने का बहुत बड़ा, इतना बड़ा लक्ष्य लेने का माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब 15 अगस्त 2022 को लाल किले के प्राचीर से वो देश के पूरे राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने पंचप्रण की बात, और पंचप्रण में पहला उनका प्रण था कि हम अपने देश को 2047 जब आज़ादी का शताब्दी वर्ष मना रहे होंगे, तो अपने देश की आज़ादी के शताब्दी वर्ष का भारत को विकसित देश बनाए। दूसरा उनका प्रण क्या था, आप अगर नहीं देखें तो आप उसको जरूर, मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप यूट्यूब पे जाकर के उस 15 अगस्त 2047 2022 का जो माननीय प्रधानमंत्री का राष्ट्र संबोधन, उसको जरूर सुनिए। दूसरा उनका प्रण था कि हम अपने अंदर जो एक गुलामी की मानसिकता पाल रखे हैं, उस गुलामी की मानसिकता को हम उससे बाहर निकालें। हमें अपनी चीजों पे गर्व नहीं होता, हम दूसरों की चीजों को गर्व करते हैं। अगर कोई एक आदमी यहाँ पे कोई विदेशी चीज आ जाए, चाहे वो किसी हालत की, और मुझे एक्सपोजर है बहुत दुनिया भर में, तमाम सारे देशों में अपने देश का प्रोजेक्ट करने के लिए, अपने राज्य का प्रोजेक्ट करने का मुझे मौका मिला। दुनिया के तमाम सारे विश्वविद्यालयों में पढ़ने का मुझे मौका मिला। मैं ऑस्ट्रेलिया में पढ़ा हूँ, हॉलैंड में पढ़ा हूँ, इंग्लैंड में पढ़ा हूँ, अमेरिका में पढ़ा हूँ, लंबे लंबे अंत की मैंने पढ़ाई की। वो मुझे मालूम है कि हम लोग से अच्छा वहाँ भी जाकर के, चाहे हॉलैंड का विद्यालय, वहाँ भी जाकर मैंने टॉप किया, ऑस्ट्रेलिया में जाकर सिडनी में वहाँ भी जाकर टॉप किया। ऐसा हमने देखा कि हमारे हमसे अच्छी उनकी कैपेसिटी नहीं है। केवल हम अपनी चीज़ों पर गर्व नहीं करते। जब हमारा प्रोग्राम था स्मार्ट सिटी का प्रोग्राम, हम दुनिया भर का जो सबसे सीखते थे, और सीखने के लिए तो हमें हमेशा हमारा दरवाजा खिड़की को मानिए, हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते थे कि हमेशा अपनी सारी खिड़कियों को खोल के रखो, कहाँ से क्या नॉलेज आ जाएगा मान लीजिए, उसको हर नॉलेज को ले, हर ज्ञान को ले, लेकिन अपनी चीज पे जो हमारा जो हमारी अपनी चीज है, उसको अपने हिसाब से मंथन करके मुझे स्वीकार करें। तो जो विदेशी मानसिकता, जो हमारी जो एक गुलामी की मानसिकता अपनी थी, हम कम है, हम कमतर है, जब तक हमको दूसरे से जब तक हमको जो है इंडोर्समेंट नहीं मिलेगा, तब तक हम सही नहीं। इस मानसिकता से बाहर निकलें। ये भारत ऐसा है जो कि आज से अगर 1000 साल पहले जाओ तो ये वो देश है जिसके बारे में सोने की चिड़िया कहा जाता है, जहाँ कहते थे कि दूधों की नदियां बहती, जहाँ आने के लिए देवी देवता भी लालायित रहते थे। गायत्री देवा कुल की कहानी भारत में आगे, यहाँ पे देवी देवता भी आने के लिए लालायित रहते। यहाँ हमारे आज हजारों साल पहले जो हमारे वेद लिखे गए, उन वेदों के बारे में आज भी ज्ञान का जो सबसे बड़ा भंडार हमारे वेदों में है।
पुराणों में है, इतिहास में है, इतनी सारी चीजें। उस जमाने में हमारे जो ऋषि, आप ऋषि भारद्वाज के बारे में आप सुनते हो, ऋषि भारद्वाज इतने बड़े वैज्ञानिक थे, और हर हमारे जो ऋषि थे वो कोई वैज्ञानिक थे, तो कोई किसी क्षेत्र में, कोई कृषि में, कोई आपका जो है आकाश के बारे में, अंतरिक्ष के बारे में, कोई हमारा समुद्र तंत्र के बारे में, कोई इसके जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में। तभी आप जो अगर किसी की आप पढ़िए, आप जो जिस प्रकार के सुश्रुत के बारे में देखिए, कैसे ऐसी सर्जरी के बारे में, मेटालिस के बारे में, इतना सारा ज्ञान हजारों साल पहले था, जब लोग जिनको चलाना नहीं आता। तो हम तो उस देश के रहने वाले थे, चूंकि हमारे पास गुलामी पिछले 1000 साल से गुलाम हो गए, और गुलामी के समय अपने आप को भूल गए, क्योंकि इतना सुंदर आपका सब देख रहे हो, यहाँ पे काला पर्दा लगा दो तो काले पर्दे के पीछे कुछ नजर नहीं आएगा। वो हमारे सामने गुलामी का पर्दा लगा, उस पर्दे से अपनी विरासत पे, तीसरा जो पढ़ता है, अपनी विरासत पे गर्व कर ले। हमारी विरासत जो हमारी इतना बड़ा हमारा जो चाहे संस्कृति हो, चाहे आध्यात्म हो, इतिहास हो, आपकी जो चाहे स्थापत्य कला हो, हर चीज के बारे में इतनी बड़ी विरासत हमारे पास, हर जगह हमारे पास विरासत ही विरासत, उस पर गर्व। चौथा उनका प्रण था कि हम सब लोग मिल करके, एकजुट होकर के, सबको इंक्लूसिव भारत, सबको मिल करके अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। तो पांचवा था अपने कर्तव्य की भावना को पूरा, हमारा जो कर्तव्य और आपका क्या कर्तव्य, इसमें पढ़ना कर्तव्य, शिक्षकों का कर्तव्य कि बेहतर बच्चों को पढ़ते हैं, तो आप अपने कर्तव्य भावना को पूरा करेंगे तो अपना देश अपने आप आगे बढ़ेगा, और देश 2047 में विकसित बनने का मतलब है कि हम एक बार दोबारा वो जो विश्व के जो तमाम सारे देश है, जब हम पढ़ा करते थे तो हम विकसित नहीं करते, विकासशील नहीं, बल्कि अविकसित उस टाइप के, हम उस तरह से ऐसे हम निकले, हमेशा विकासशील भारत हुआ करते। तो जब विकसित भारत बनेंगे तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी टॉप क्वालिटी का होगा, चाहे वो रोड का हो, रेल का हो, हवाई जहाज का हो, जल मार्ग का हो, हर तरह से मेट्रो सिस्टम के बारे में हो, रीजनल रैपिड सिस्टम के बारे में, सारा का सारा हमारा उसी स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर हो। हमारा जो है, जो हमारी शिक्षा की व्यवस्था उस स्तर की हो, हमारी जो है चाहे वो स्वास्थ्य की व्यवस्था उस स्तर की हो, हमारी जो हमारा नॉलेज, जो तमाम सारी टेक्नोलॉजी के बारे में, आज आप देखिए कि देश में किस प्रकार से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। आप कोई भी क्षेत्र टेक्नोलॉजी के लीजिए, उसमें भारत अग्रणी श्रेणी में, चाहे वो 5G 6G के बारे में हो, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हो, चाहे क्लीन टेक के बारे में हो, एडटेक के बारे में हो, हेल्थ टेक के बारे में, हर चीज, एग्रीटेक के बारे में, चाहे रोबोटिक्स के बारे में हो, ड्रोन के बारे में, जो आपकी जो क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में, सेमीकंडक्टर के बारे में, आप किसी भी क्षेत्र में आप जाइए, आप देखिए भारत फ्रंटियर टेक्नोलॉजी में आप आगे बढ़े। आज भारत जो है एक जो विश्व गुरु बनने के लिए जो उसको जो चीज चाहिए, उस प्रकार से इस तरह से करना कि हर चीज में हम सबसे आगे हैं। तो इस ऐसी चीज करने से लाभ क्या मिलेगा, किसको लाभ मिलेगा? उससे आपकी इकोनॉमी को लाभ। और भारत की अर्थव्यवस्था आपको जानकर के खुशी होगी कि आज से ज़्यादा नहीं, 10-11 साल पहले हम लोग दुनिया के 10वें बड़े देश हुआ अर्थव्यवस्था, आज हम दुनिया के चौथे बड़े अर्थव्यवस्था के है। हमारी $4 ट्रिलियन से ज़्यादा बड़ी इकोनॉमी है। और जैसा यहाँ पे कह रहे थे कि बहुत जल्दी हम तीसरी बड़ी व्यवस्था बनेंगे, अमेरिका, चाइना, और उसके बाद तीसरी अर्थव्यवस्था हमारी भारत। इस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था का जो लोगों को विशेषज्ञों का अनुमान है कि हमारी अर्थव्यवस्था करीब 35 से 40 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी 2047 और 35 से 40 ट्रिलियन डॉलर का मतलब कि आज से लगभग 4, आज से कितनी, आज हम 4 के आसपास भले 9 गुनी 10 गुनी हमारी जब अर्थव्यवस्था हो जाएगी। आप सोच सकते हो कि कितना समृद्धि हो, और वो समृद्धि कहाँ जाए? लोगों की जिंदगी को सुधार करने के बारे में, क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधार करने के बारे में, और उसका लाभ किसको मिलेगा? आप सबको लाभ। 47 में आप बिल्कुल प्राइम एज में होंगे। आज आपकी उम्र जो है करीब 20 साल के आसपास, 25 साल के आसपास आपकी उम्र है, तब आप जो है 40 से लेकर 45-50 के बीच में। इस जो भारत विकसित भारत होगा उसका लाभ आपको, लेकिन ये विकसित भारत अपने आप नहीं मिलेगा। जब सारे लोग अपनी कर्तव्य भावना को पूरा करेंगे तो विकसित भारत कोई ऐसा चीज नहीं कि आपने कोई अपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन लगा दी और उसका स्विच ऑन किया तो विकसित भारत बन गया। ये पूरे देश को जब मिल करके एक साथ काम करना पड़ेगा, और इसीलिए देश अगर विकसित बनेगा तो हमारे प्रदेश को विकसित बनेगा।
माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको लक्ष्य को दिया कि हम उत्तर प्रदेश को विकसित उत्तर प्रदेश बनाएंगे 2027। और आप सबको मालूम है कि किस प्रकार से हमारे दोनों जो विधान मंडल के दोनों सदन विधानसभा विधान परिषद में 24 घंटे ज्यादा लगातार इस जिले में चर्चा होती है। कैसे हर जिले में लोग पहुंचे और जा जाकर हर जिले में लोगों को संबोधित किया, लोगों से फीडबैक लिया, पब्लिक से फीडबैक लिया और कैसे उसके ऊपर काम हो। क्योंकि उत्तर प्रदेश जब भारत बढ़ रहा है तो उत्तर प्रदेश को उसी तरह से बढ़ना पड़ेगा। कैसे उत्तर प्रदेश ने आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था लगभग 360 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है। उसका लक्ष्य रखा गया $1 ट्रिलियन, लेकिन $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का अगले 3-4 साल के लिए 2047 तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था लगभग $6 ट्रिलियन इकोनॉमी की होगी। $6 ट्रिलियन इकोनॉमी, यानी आज से आप सोचिए करीब 15 से 20 गुना बड़ा हमारा अर्थव्यवस्था हो। वो 15 से 20 गुना बड़ा अर्थव्यवस्था हो तो कहा जाएगा पर कैपिटा इनकम और सारे लोगों के कितने बढ़ जाएंगे। जब पर कैपिटा बनेंगे तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी सुधर जाएगी। ये चीज करने के लिए उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का एक जाल बुझा, आप देख लीजिए किस प्रकार से यहाँ पे रोड नेटवर्क, चाहे वो नेशनल हाईवे हो, चाहे स्टेट हाईवे हो, चाहे अदर रोड्स हो, किस प्रकार से यहाँ पे जो है आपका रेलवे सिस्टम में किस प्रकार से वृद्धि होती है। कैसे हमारा फ्रीट कॉरिडोर, ईस्टर्न फ्रीट कॉरिडोर और वेस्टर्न फ्रीट कॉरिडोर, ईस्टर्न फ्रीट कॉरिडोर का लगभग 50% उत्तर प्रदेश में, वेस्टर्न फ्रीट कॉरिडोर का करीब 5 से 7% हमारे उत्तर प्रदेश में। किस प्रकार से ये पूरा का पूरा हमारी व्यवस्था जो है उसमें सुधार हो। कैसे यहाँ पे जलमार्ग में, नदियों में जलमार्ग का कैसे इसका उपयोग हो, कैसे जो है एक्सप्रेसवे, आज उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे का प्रदेश है। कैसे यहाँ पे मेट्रो सिस्टम काफी बढ़ रहा है। देश का पहला रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम दिल्ली से मेरठ का उत्तर प्रदेश में बन चुका है। 52 किलोमीटर बन चुका, बाकी बचा हुआ करीब 53 बन चुका, 82 किलोमीटर का बाकी भी पूरा तैयार है। बहुत जल्दी उसका उद्घाटन हो जाएगा। हवाई अड्डे लगभग 21 हवाई अड्डे, मतलब हमारे यहाँ पे ऑलरेडी मुझे ख्याल है 17 हवाई अड्डों पे ऑलरेडी यहाँ पे उपयोग में है। एक आपका जेवर एयरपोर्ट जब बन जाएगा तो हमारे पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हो जाएगा। वो एक पूरा का पूरा हमारे वेस्टर्न यूपी को खोल देगा। और भी कई सारे एयरपोर्ट्स के ऊपर काम चल रहा है, 21 एयरपोर्ट यहाँ पे हो रहा है। तो हमारे एयरपोर्ट्स के बारे में कैसे इसका परिवर्तन, इतना सारा परिवर्तन हो रहा है। आपके शिक्षा व्यवस्था के बारे में आपने क्या सोचा था कि बलिया में विश्वविद्यालय बने? आज उत्तर प्रदेश में इतने सारे सरकारी विश्वविद्यालय, प्राइवेट विश्वविद्यालय, मुझे इस बात का गौरव मुझे मिला, 43 नए प्राइवेट विश्वविद्यालयों का अनुमति अपने पीरियड में उनको चालू करने की अनुमति में एज ए मुख्य सचिव मैंने चालू करी। उनमें से मेरे सामने 12 तो चालू हो, मुझे आज पता चला कि 14 उसमें से प्राइवेट यूनिवर्सिटी चालू। इतने सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी चालू हो। मेडिकल कॉलेज, बलिया में भी मेडिकल कॉलेज, मुझे सौभाग्य मिला यहाँ पे तरीका ढूंढने का कि कैसे बन सकता, और मैं समझता हूँ कि इसका राज्य सरकार ने सैंक्शन कर दिया। आने वाले 3-4 साल में मेडिकल कॉलेज बन जाए। 65 जिलों में मेडिकल कॉलेज हमारे उत्तर प्रदेश के बन चुका है। हमारे इतने जो सुपर स्पेशलिटी फैसिलिटी इतनी सारी थी, लेकिन ये अभी बेस है, ऐसा नहीं कि यही सारा सब कुछ। अभी तो मैं बहुत लंबा रास्ता तय करना, बहुत लंबा रास्ता तय करना। उस लंबे रास्ते को तय करने में आप सबका योगदान। आज उत्तर प्रदेश में चाहे नई टेक्नोलॉजी के बारे में, सेमीकंडक्टर का आपको मालूम है कि वही नोएडा में एक नया चीज सेंक्शन किया। आज हम इतना बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा जो मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग का उत्तर प्रदेश में होता है, लेकिन ये सब हमारा बेस तैयार करता है। जब यहाँ पे इंडस्ट्री के बारे में मुझे सौभाग्य मिला कि बात यहाँ का जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यहाँ पे कराया गया, समिट कराया, उस समिट में 35.5 लाख करोड़ का जो है एमओयू है। लोग कहने लगे कि सब सारे फर्जी, ये तो कुछ हो नहीं सकता। अगले साल मुझे जो फर्स्ट ग्राउंड ब्रेकिंग समिट कराया 10.26 लाख करोड़ का इंडस्ट्री ग्राउंड कर दिया, यानी उसके ऊपर काम चालू कर दिया। और आज उनमें से बहुत सारे लोग मुझे जो कॉन्टेक्ट करते हैं कि हमारा देखिए चालू हो गया, आइए आगे के देखिए, उनके साथ इतना जुड़ाव। 10.26 लाख करोड़ की इंडस्ट्री वहाँ पे चालू है। आज में 2 ही डिफेंस कॉरिडोर बन रहे हैं, 2 डिफेंस कॉरिडोर में, एक डिफेंस कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में 6 लोग उत्तर प्रदेश। टेक्सटाइल पार्क हिंदुस्तान में 5 बन रहे, जिसमें से एक पार्क टेक्सटाइल पार्क हमें सौभाग्य मिला इसका जो मुख्य सचिव के रूप में लखनऊ में इसको शुरू करने का, वो बहुत जल्दी इस पे काम चालू हो गया। तो आज उत्तर प्रदेश पूरी तरह से बदल रहा है। यहाँ के
ITIs को टाटा के माध्यम से उसको पूरा का पूरा मॉडर्नाइज कर रहे हैं ताकि वो मॉडर्न शिक्षा को दे सके। तो शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, हर तरीके से टेक्नोलॉजी के बारे में उत्तर प्रदेश हर तरह से पूरे अपने आप को बदल रहा है और ये बदलाव कर रहा है कि हम 2047 में क्या करने वाले हैं, कैसे हम अपने आप को उस विकसित भारत का अंग बनाएं। और अगर हमारा विकसित भारत होगा, विकसित उत्तर प्रदेश होगा, तो हर जनपद को विकसित बनना पड़ेगा। बलिया बलिया नहीं रहेगा। बलिया को आप ये कहना भूल जाइए कि बलिया बैकवर्ड रहेगा। ये भूल जाइए कि पूर्वांचल का ये सबसे बैकवर्ड जनपद है, ये हमारा सबसे बड़ा, क्योंकि जब अच्छा होता तो सब कुछ अच्छा होता। और ये उत्तर प्रदेश की नीति जो माननीय मुख्यमंत्री रखी कि इसको हम किस प्रकार से पहले जितने डेवलपमेंट होते, जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन, सब कुछ वेस्ट में हुआ करता। पूर्वांचल में, बुंदेलखंड में और मध्यांचल में कुछ नहीं होता था, बहुत कम हुआ करता, हार्डली कोई चीज हुआ करती। लेकिन जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई तो उसमें उस समिट में पता चला कि काफी सारा हिस्सा पूर्वांचल में अच्छा खासा हिस्सा जो था पूर्वांचल में था, बुंदेलखंड में था, मध्यांचल में था और उसके ऊपर काम चला। आज जो एक्सप्रेस वे आती है उसको, जो एक्सप्रेस वे पहले हमारे गाजीपुर से लेके बलिया होते हुए आपको पता होगा कि ये जो उसका एक विस्पर बन करके सीधे सीधे उत्तर प्रदेश की सीमा को क्रॉस कर उधर दूसरे तक वो नेपाल सीमा गोरखपुर की तरफ उसको तो चालू भी हो। आप इस प्रकार से जो हमारे जो काम हो रहे हैं ताकि प्रदेश का कोई भी हिस्सा अछूता न रहे विकास। जिस प्रकार से टूरिज्म के ऊपर काम चल रहा है उत्तर प्रदेश में लगभग 60 करोड़ पर्यटक, और पर्यटक जब आते तो एक पर्यटक के आने का मतलब है कि उतने लोगों को भोजन चाहिए, उतने लोगों को तमाम सारा सामान मिलने के लिए, उतने लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए, उतने लोगों को वहाँ पे घुमाने के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए, तमाम सारी व्यवस्थाएं उसकी। एक पर्यटक के साथ करीब 2-2.5 नौकरियां क्रिएट हो जाती। आज उत्तर प्रदेश में पर्यटन के नाम पे देखिए कि चाहे वो काशी का जो कॉरिडोर बना हो, चाहे अयोध्या के बारे में, आज वहाँ पे विंध्याचल के बारे में, जो इस प्रकार से इतने सारे अभी यहाँ पे भृगु बाबा का जो कॉरिडोर यहाँ पे बनने जा रहा है। तो जिस प्रकार से आज पूरे उत्तर प्रदेश में जैसे नए नए आपके जो तीर्थ स्थान को सुधार कर रहे हैं, जो हमारे पर्यटक स्थल थे उसमें तमाम सारी फैसिलिटीज को सुधार कर रहे हैं। जब पर्यटक यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे लोगों की इनकम बढ़ेगी और ये आपको नई अपॉर्चुनिटी, नए नए अवसर क्रिएट करें। उत्तर प्रदेश में नए नए अवसर क्रिएट करें और उस अवसर को करने के लिए लाभ किसको मिल रहे हैं? आपको लाभ मिल रहा है। आपको यू हैव टू बी इन द लीडरशिप पोजीशन। अगर आप ये सोचें कि हम उसमें क्या करेंगे, आप यही करेंगे कि आज आप जिस काम में लगे वहाँ पे बेहतर से बेहतर करेंगे। जो पढ़ाई आप कर रहे हैं और केवल पढ़ाई, किताबी पढ़ाई बंद अपने आप को मत रखिए। आप ये मत सोचिए कि केवल हम IAS और PCS अफसर बन जाएंगे तो हमारी जिंदगी सुधर जाएगी। आप क्या कर सकते हैं? आप सोचिए किसी, अगर आप खेल में बहुत अच्छे तो देखिए कि खेल में आज हिंदुस्तान पहले बार हमारी बेटियों ने वर्ल्ड कप उसको लेकर, हमारे यहाँ जो हमारे जो दिव्यांग जन है उन्होंने इतने सारे मेडल ओलंपिक्स में, इतने सारे मेडल लेके आए। पहले हमको जो पता था खेल में होता था, ओलंपिक गेम हुआ करता था, जो एक किसी को ब्रोंज मिल जाए तो चलो एक ब्रोंज मिल गया, नहीं तो कहते चलो ब्रोंज को मिलते रहे। आज 10 आपको मेडल मिलते हैं और वो दिन दूर नहीं है जब हिंदुस्तान में 50 मेडल मिलना चालू कर। वो खेल के बारे में एक नई किस्म की जागृति आ गई लोगों। और ये सब जागृति जो होती है, ये सारी विकास के पैमाने हैं। ये विकास को आप बता रहे हैं कि कहाँ पे आपका विकास जाने वाला है, आप उससे क्यों छूटे? क्योंकि ये इंक्लूसिव भारत है, इंक्लूसिव भारत, एक्सप्रेसिव भारत, ऐसा भारत जो अपने आप को एक नए ऊंचाई तक ले जाना चाहिए। और ऐसा नहीं कि ऊंचाई पर नहीं, ऊंचाइयों पे थे हम किसी जमाने में, आज से ज्यादा नहीं। अगर 1500 साल पहले जाओ तो भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के 30% ज्यादा अर्थव्यवस्था था। जब यहाँ पे मुगलों का शासन था तब भी हम 25% के आसपास पूरी दुनिया का अर्थव्यवस्था हुआ। लेकिन हमारा जो गुलामी का इस प्रकार से, जो इस कदर से हमारे दिमाग में गुलामी की परतें बढ़ती चली गई, जिसके नाते हम लोग पीछे होते चले। आज दुनिया के हम लोग 2-2.5% हमारा अर्थव्यवस्था है। लेकिन एक बार भारत जग चुका है, दोबारा अपनी उसकी ताकत को महसूस कर चुका है और उस ताकत को लोगों ने देखा। कोविड जब आया जो वैश्विक महामारी, दुनिया की तमाम सारी अर्थव्यवस्थाएं, तमाम सारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं तबाह हो रही थी, इतनी सारी जो वहाँ पे मौतें आ रही थी, भारत ने लेकर मौतों को कम किया, बल्कि भारत ने दुनिया के तमाम सारे देशों में मौतों को कम करने के लिए वैक्सीन की सप्लाई की।
हमारे यहाँ इतने सारे लोगों को वैक्सीनेशन किया और वो कहाँ से, लोकली प्रोड्यूस वैक्सीनेशन। तो आज हम जो बात करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को आप सुनिए, आत्मनिर्भर भारत की बात। हर क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हो। आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में जो सबसे अच्छा काम क्या काम किया, वो डिफेंस के वो प्रोडक्ट जो कि हमारे खुद हमने बनाए थे, जहाँ में हम आत्मनिर्भर थे। और आने वाले समय में हम और तेजी से आत्मनिर्भर बने, क्योंकि हमारे इनोवेशन का एक नया बयार चल चुकी है, एक नया स्टार्टअप के बयार चल चुकी है, एक नई जो है ऐसी कार्य संस्कृति बन चुकी है। आप किसी भी जगह जाइए, IIT में मैं जाता हूँ, अभी मैं IIT से यहाँ पे आया, IIT कानपुर में बहुत बड़ा इनोवेशन का उनका सेंटर है, IIT मद्रास में, IIT दिल्ली में, तमाम सारे जगह में जाता हूँ, जहाँ भी आया IIT क्यों, NIT में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। अब लोग प्राउडली कहते हैं कि हमारे बच्चे आजकल ये नई चीज को लेकर काम करते हैं, क्योंकि काम करने के हमारा लेवल बहुत भी नीचे है। आप अभी इस कंफ्यूजन न रहिए कि हम जो ऑलरेडी अमेरिका बन चुके हैं, हम ऑलरेडी जर्मनी बन चुके हैं, नहीं, हम वहाँ नहीं पहुंचे। लेकिन ये एस्पिरेशन है कि उनसे आगे बढ़ जाए। अगर वो जो है चांद के ऊपर वो अगर भेजते हैं अपने जो विमान को भेजते हैं, तो हम चांद पे नहीं भेजते कि चांद के दक्षिणी जो ध्रुव है वहां पे भेज करके उसको अपने लैंडओवर को उतारते हैं, जो उन्होंने कभी नहीं किया। तो हम वो कर रहे हैं जो कि वो लोग कभी नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे देश में नॉलेज की कमी नहीं, हमारे देश में क्रिएटिविटी की कमी नहीं। आज दुनिया के जो बड़े बड़े कॉर्पोरेशन वहाँ पे आप जाकर देखें तो भारतीय वहाँ पे पड़े, उनके हेड भारतीय है, बड़े बड़े लैब्स में साइंटिस्ट हमारे भारतीय वहाँ पे। लेकिन अब उन भारतीयों को वापस हिंदुस्तान में आने करके और हिंदुस्तान में आकर के अपने कर्तव्य दिखाने को, अपना जो है कौशल दिखाने का मौका मिला। जिस प्रकार से देश में जो कार्य चल रहा है, ऐसी एक नई कार्य संस्कृति बनती चली है। एस्पिरेशन फॉर द एक्सीलेंस, एस्पिरेशन फॉर सेल्फ रिलायंस। कैसे हम अपने आप को हर चीज़ों, मैं जैसे अर्बन सेक्रेटरी भारत सरकार में हुआ करता था, तो अर्बन में मेट्रो जो हमारा बहुत सारी चीज़ हम बाहर से परचेज किया करते हैं। आपको जान के खुशी कि आज की डेट में 80% हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं। जो रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट हम बिल्कुल 0 से स्टार्ट करें, 80% में आत्मनिर्भर हो चुके हैं, और वो 100% हो जाएगा। जो थोड़ा मोड़ा बचा रह गया, उन चीज़ों को धीरे धीरे हमारे सिस्टम बिल्डअप करता जा रहा। वो सारा चीज़, चाहे वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम हो, सिविल सिस्टम हो, मैकेनिकल सिस्टम हो, टेलीकम्युनिकेशन का सिस्टम हो, सारा सिस्टम आत्मनिर्भर बनते हैं। क्योंकि यही एक मंत्र हमें माननीय प्रधानमंत्री से मिलता है कि कैसे हम चीज़ों को रिफॉर्म करें, परफॉर्म करें, उसका ट्रांसफॉर्म करें। यानी हमारे पास जो चैलेंज है, उस चैलेंज को हम महसूस करें, और चैलेंज को महसूस करके चैलेंज को एड्रेस करने के लिए जो हमारी ताकत है उसको कैसे उपयोग करें। तो वो करने के लिए जब भारत कर रहा है, हमारा उत्तर प्रदेश कर रहा है, तो बलिया को भी करना पड़ेगा, बलिया को भी बदलना है। और बदलाव कहाँ से होगा? सबसे पहला बदलाव हमारे दिमाग से होगा। विकसित भारत हो, चाहे विकसित उत्तर प्रदेश हो, चाहे विकसित बलिया हो, चाहे विकसित हमारा शहर हो, विकसित हमारा गाँव हो, सबसे पहला जो परिवर्तन हमारे दिमाग में होगा कि हम कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादा तो लोग मजाक मारते हैं, क्या हो सकता है जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में 15 अगस्त 2014 को जब लाल किले के प्राचीर से घोषणा की थी कि हम पूरे देश को स्वच्छ करेंगे, वो सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी राष्ट्रपिता बापू के लिए कि जब हम 2 अक्टूबर 2019 को उनकी 150वीं जयंती मनाएंगे तो हम देश को स्वच्छ करेंगे। जब उन्होंने कहा तो पूरे देश में अलग किस्म की चर्चा हो रही, क्या ऐसा संभव है? कोई कर सकता है? ये तो बिल्कुल ही संभव नहीं है, क्योंकि उसमें भारत सरकार में एडिशनल सेक्रेटरी हुआ करता था, तमाम सारे नेगेटिव वॉइसेज होती। मैं ऐसा नहीं कहता कि आज हम बिल्कुल सर्वोच्च स्तर की स्वच्छता को प्राप्त करते हैं, लेकिन एक बात को मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि देश हमारा स्वच्छ बहुत तेजी से हुआ 2014 के बाद से लेकर के, और आज लोगों की माइंडसेट बदला, लोगों का मेंटालिटी बदली है। लोग आप स्वच्छ रहना चाहते हैं। लोगों के दिमाग में बैठ गया कि अगर हम स्वच्छ नहीं रहेंगे तो हमें बीमारियाँ फैलेंगी, अगर स्वच्छ नहीं रहेंगे तो हमारा नुकसान होगा, स्वच्छ नहीं रहेंगे तो हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू घटेगी। हमें स्वच्छ रहने का, और स्वच्छ अगर नहीं होते तो शायद जो हमारी 2020 में इतनी बड़ी त्रासदी आई थी, कोविड की वैश्विक महामारी की त्रासदी आई थी, वो त्रासदी कितने और लोगों को केवल अस्वच्छता के नाते ग्रास कर जाती, कितने लोग मर जाते केवल इस नाते, तो उसके फर्दर उसका संक्रमण होता। लेकिन जो इतना बड़ा आगे का काम किया गया उससे कितना फर्क। आज हमारे देश में दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप यूपीआई आप देखो, यूपीआई हमारे पेमेंट का सिस्टम है, वो पेमेंट का सिस्टम दुनिया का सबसे बड़ा पेमेंट का सिस्टम है। आज हम फाइनेंस के बारे में, चाहे मेडिकल सिस्टम के बारे में, अर्बन सिस्टम के बारे में बहुत सारे
इतने सारे डिजिटल पब्लिक एग्रीकल्चर के बारे में एग्रीस्टेक इतना सारा चीज हम लोग कर रहे हैं जो कि दुनिया के लिए एक उदाहरण बनता जा रहा है। आज बीपीआई को हिंदुस्तान दुनिया को दे रहा है, दुनिया के देशों को दे रहा है। लोग सोच रहे हैं कि कैसे हिंदुस्तान कर रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान हमेशा से ऐसा था, केवल हमने महसूस नहीं किया था। कई बार अब तक खुद के घर का बच्चा जो है बहुत इंटेलिजेंट तो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन हम सोचते हुए कुछ नहीं कर सकता, एकदम कुछ नहीं कर सकता। जिस दिन उस पर विश्वास जमेगा उसको करना चाहिए। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आपको विकसित उत्तर प्रदेश में, क्योंकि विकसित बलिया के बारे में सोचिए। आप सोचिए कि कैसे बलिया में, मुझे बड़ी खुशी हुई कल मैं यहाँ पे बलिया आया और बहुत सारे जिस प्रकार से मैंने यहाँ के रोड सिस्टम को देखा, यहाँ पर परफेक्ट नहीं है, ऐसा नहीं कि पहुँच गए, क्योंकि हमें 200 अभी 20 साल 22 साल बाकी है, लेकिन इतना परिवर्तन हुआ उसको देखकर खुशी होती है। और ये आगाज है, ये बताता है कि आगे हम और क्या करने वाले हैं। बच्चों, ये आपके लिए, मैं कहूँगा कि आपके लिए चैलेंज, आपके लिए चुनौती कि कैसे आप उस विकसित भारत से, विकसित उत्तर प्रदेश से आप विकसित नई टेक्नोलॉजी सीखो। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है तो सीखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कहाँ उपयोग कर सकते हैं, कैसे उपयोग कर सकते हैं, कैसे अपने लाइफ में अपने घर की समस्या को देखो, अपने मोहल्ले की समस्या को देखो, अपने सोसाइटी की समस्या को देखो, अपने शहर की समस्या को देखो, उस समस्या को कैसे अपने नॉलेज को यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप ये देखना चालू करोगे तो आप विकसित भारत के रास्ते पर आगे बढ़ चुके हो। आप देखोगे कैसे बिग डाटा का कहाँ यूज कर सकते हो, कहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हो, कहाँ पे क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में करते हो, क्या सेमीकंडक्टर के जो हमारे आज जो देश में इतना सारा कुछ बन रहा, क्या उसका उपयोग करके अपने लोगों की जिंदगी को सुधार कर सकते हैं, क्या लोगों को बेहतर जिंदगी दे सकते हैं। तो इन सब चीज का जो लक्ष्य एक ही है, विकसित भारत का मतलब है ईज ऑफ लिविंग, लोगों की जिंदगी इतनी आसान हो जाए कि लोग अपनी भगवान ने जो क्षमता दी वो सारी क्षमता के मुताबिक बेस्ट से बेस्ट काम कर सकते हैं, अपना बेस्ट बेस्ट। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इतना आसान हो जाए कि कहीं कोई किसी प्रकार का व्यवधान न हो, रोकथाम न हो, जो जिस चीज में जो क्षमता है उस क्षमता के मुताबिक अपना काम मार्केट को दे सके, सोसाइटी को दे सके। उस काम को करने के लिए आपको इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है। तो मैं बच्चों आपसे कहूंगा कि जो पढ़ रहे हो उसके बारे में आप अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करो, और पढ़ रहे हो उसमें टेक्नोलॉजी को इनपुट करो। ये मत सोचो कि हमको पढ़ाया नहीं जा रहा, अगर नहीं पढ़ाया जा रहा तो आज बहुत कुछ नॉलेज आप केवल डिजिटल सिस्टम के माध्यम से एक्वायर कर सकते हो, अपने आप को डिस्टेंट एजुकेशन के माध्यम से कर सकते हो। बहुत कुछ चीजें आपको यूट्यूब को उपलब्ध है, आप कर सकते हो। आप अपने हमारी जो पौराणिक जो इतना सारा ज्ञान तंत्र हमारा बढ़ा हुआ, भारतीय ज्ञान तंत्र बढ़ा हुआ, उसकी क्या चीजें ऐसी जो आज हमारे रेलेवेंट है, उसमें रिसर्च करके आप ला सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। आज आप देखो किस प्रकार से आयुर्वेद किस तरह से आगे बढ़ा, योग इसके बारे में, मतलब ऐसे मैं बहुत लोगों को जानता हूँ योग सीखकर क्या जो दुनिया में योग सिखाने के निकले, क्योंकि हम तो गुरु हैं, उसको जो वो योग सिखाने के लिए तमाम सारी जगह गए। तो क्या आप कर सकते हो, कैसे अपनी आर्थिक उन्नति कर सकते हो, कैसे आप अपना आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हो, कैसे आप मानसिक उन्नति कर सकते हो, और कैसे आप अपने आप को इस जो विकसित भारत है, विकसित उत्तर प्रदेश है या विकसित बलिया है, उसके साथ अपने आप को जोड़ सकते हो। अपने आप पे विश्वास रखो, जरूर तुम कर सकते हो बच्चों, सारे क्योंकि लोगों ने जो परिवर्तन, मैंने दुनिया में मुझे साउथ कोरिया जाने का कई बार मौका मिला। साउथ कोरिया वो देश है जो विकसित से विकासशील से विकसित बना। जब 70s के पहले वो विकासशील हुआ करता था, 90s के बाद वो विकसित है। उनकी जो पर कैपिटा इनकम इतनी सारी है, आप कोरिया के, साउथ कोरिया के बारे में पढ़ो, देखो कि कैसे उन्होंने किया। अगर वो कर सकते हैं तो भारत भी कर सकता है। भारत एक ऐसे नेतृत्व में, जो चाहे भारत का नेतृत्व होता है, हमारे प्रदेश का नेतृत्व, ऐसे नेतृत्व में जहाँ पे वो परिवर्तन चाहते हैं। आज पूरे देश में वो एक नए किस्म की सोच विकसित हुई है, उस सोच से अपने आप को जोड़ करके तुम इस प्रदेश को, इस देश को विकसित बनाने में पूरा योगदान दे सकते। मैं आप सबको यही कहूंगा कि आप नौकरी ढूंढने की जगह उद्यमी बनने की कोशिश करें। आत्मनिर्भर कैसे हम लोग बन सकते हैं, आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं, उसके बारे में योगदान देने का सोचें, अपना बेस्ट से बेस्ट देने का सोचें। बाकी सब चीज ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाएगी। भगवान ने व्यवस्था बनाई है, उस व्यवस्था से सब कुछ हो जाएगा। उसी परिवर्तन की एक झलक में आपको शुरुआत में दे रहा था कि जहाँ कहाँ कुछ नहीं था, आज इतना सब कुछ हो गया। अगर यहाँ इतना सब कुछ हो तो हर जगह सब कुछ ऐसा कुछ हो सकता है। मैं आप सारे लोगों को आज
जो कार्तिक पूर्णिमा अभी तभी यहाँ पे पवित्र कार्तिक पूर्णिमा बीती और आज मुझे यहीं से सीधे मैं जा रहा हूँ ददरी मेला का भूमि पूजन करने के लिए। वो जो आपका सौभाग्य मिलेगा उसको देखने का, वहाँ भी जब जाओ तो उसको दो दृष्टि से, एक तो आप आनंद लेने के लिए, दूसरा हम और क्या बेहतर करें उस दृष्टिकोण से भी सोचने का। हर जगह हाउ कैन यू गो स्टेप अप, क्या हम बेहतर कर सकते हैं। अगर उस दृष्टिकोण से सोचना चालू करोगे देखोगे कि कितना सारा आप परिवर्तन के, आप काया करके वाहक बनोगे और तब सच्चे रूप से आप उस विकसित भारत का आनंद ले सकते हैं। मैं आप सारे लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत आभार सर। एक विस्तृत सुचिंतित व्याख्यान दिया आपने जो युवाओं के लिए प्रेरक रहा होगा। मुझे नहीं लगता कि विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित भारत, विकसित बलिया और उसे किस प्रकार से विकसित करे, इसका कोई भी आयाम, कोई भी पहलू आपके व्याख्यान से छूटा हो, ऐसा नहीं है। इतना विस्तृत सुचिंतित व्याख्यान आपने दिया, इसके लिए आपको साधुवाद। मैं अब अध्यक्षीय उद्बोधन हेतु विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर सुजीत कुमार गुप्ता जी से निवेदन करता हूँ। सबसे पहले माँ भारती और इस आध्यात्मिक ज्ञान देने वाली भूमि, पूरे विश्व को राह दिखाने वाली भारत माता भूमि को प्रणाम करते हुए बलिया के इस आध्यात्मिक भूमि और जहाँ हम बैठे हैं चंद्रशेखर जी की भूमि को प्रणाम करते हुए आज के व्याख्यान में, जैसा कि खुद सर ने कहा, आदरणीय दुर्गा शंकर मिश्रा जी, वास्तव में आप समझिए कि दुर्गा भी हैं, शंकर भी हैं। और मैं तो इस विश्वविद्यालय की अगर कहें कि उन्होंने कहा मैं थोड़े समय के लिए यहाँ रहा, लेकिन उनके मन में बलिया के लिए बहुत वेदना भी है और संवेदना भी है कि वो चाहते हैं कि बलिया का खूब अच्छे से विकास हो। और मुझे ध्यान है कि मैं यहाँ पर 15 मई को ज्वाइन किया था और 10 जुलाई को मैं सर से मिलने गया था और उसमें जो है तो वहां मैं जब मिलने गया सर से तो उस समय एनजीटी ने यहाँ रोक लगाई हुई थी और निर्माण कार्य एकदम लग रहा था कुछ नहीं हो सकता, पूरी तरह ये लोगों ने का विश्वास भी मतलब हिल गया था। और सर बता ही रहे हैं कि किस प्रकार से स्थितियां यहाँ इस प्रकार की हो गई थी कि संभव ही नहीं लग रहा। लेकिन उस असंभव को संभव बनाने का अगर किसी ने कह सकते हैं कि बीड़ा उठाया और किसी ने सहयोग किया, किसी ने मार्गदर्शन किया, तो ऐसे आदरणीय दुर्गा शंकर मिश्रा जी हैं। मैं उनको विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से, आप सभी की तरफ से हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और ये विश्वविद्यालय, क्योंकि जैसा आपने कहा कि सब कुछ मन से हारे हार है, मन से जीते जीत। आपको सबसे पहले अपनी मानसिक परिवर्तन करने की जरूरत है। जहां भी खड़े हैं वहां से और बेहतर क्या हो सकता है, पढ़ रहे हैं तो और बेहतर क्या हो सकता है, कहीं हम व्यवसाय कर रहे हैं तो और बेहतर क्या हो सकता है, हम मेला घूमने गए तो वहां और बेहतर क्या हो सकता है। अगर इसकी संकल्पना हमेशा मन में रखेंगे तो स्वाभाविक रूप से आप विकसित भारत के लक्ष्य को भी पूरा कर लेंगे और अपने समाज में कुछ आप योगदान भी कर पाएंगे। ऐसी मानसिकता बनाने की जरूरत है जो आपने कहा है। मैं सर यहाँ आए हैं, बहुत सारा कुछ मतलब कह सकते हैं हृदय से मैं स्वागत के साथ साथ बहुत सारा आभार भी बार-बार ये व्यक्त करूंगा। और हम लोग हमेशा ये उम्मीद भी करते हैं कि सर जब भी कहीं भी रहेंगे इस विश्वविद्यालय की हमेशा चिंता करते रहेंगे और इस विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने में योगदान करते रहेंगे। तो मैं पुनः उनको आभार व्यक्त करते हुए, उन्होंने पंचप्राण की बात कही है, उसको ध्यान से सोचने की जरूरत है बहुत सुंदर तरीके से, किस प्रकार से। और अंत में बड़ा लक्ष्य बड़ा, ये मन का संकल्प, लक्ष्य और संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है। तो संकल्प लेने का पहला प्रण संकल्प का है और अंतिम में जो बात कही गई है कि वहां तक पहुंचेंगे कैसे, उस प्रण में ही अंतिम बात जो कही जा रही है जिससे ही सब कुछ प्राप्त होना है, वो है कर्तव्यों का निर्वहन। आपने ध्यान से सोचा होगा, सुना होगा सर से
तो किस प्रकार से बड़े लक्ष्य को पाने के लिए कर्तव्यों को हमको करना है, हम अपना बेस्ट करेंगे, यही हमारे प्रधानमंत्री जी का भी प्रण है। और यही सर यहाँ याद दिला रहे थे। मैं आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन करूंगा कि सोच में अगर बदल करेंगे तो सोच अगर बदलेंगे तो आप निश्चित मान के चलिए कि परिणाम भी बदलेंगे। सोच की में परिवर्तन करने की जरूरत है और बहुत सारा आपके विषय का बहुत व्यस्तता है। और मैं तो ये कहूंगा कि आप जो है एक मुख्य प्रमुख सचिव के रूप में, मुख्य सचिव के रूप में भूमिका करते करते तमाम पदों को आपने निर्वहन किया है, इतनी पहली निगाह से देखने का। और मुझे भी कह रहे थे सकारात्मक रहकर और एक लेसन भी देके जा रहे हैं। मैं भी सकारात्मक रहकर चीजों को करने का और जीवन में प्रयास करूंगा, ये भी मैं विश्वास दिलाता हूं। और सर जिस प्रकार से वहां से दायित्व मुक्त होने के बाद लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं, एक कमरे में सीमित कर लेते हैं, लेकिन जैसे हमारे नौजवानों को जागरण का काम आप कर रहे हैं सर, ये एक काबिल तारीफ है। और ऐसे ही अगर हमारे नौजवान को प्रेरित करने वाले आईएएस निकल जाए, आपकी पढ़ाई लिखाई सारा चर्चा आपने की है, आप देखेंगे कि निश्चित रूप से परिवर्तन आने वाला है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जैसे लोगों से ही इस देश के अंदर एक परिवर्तन आएगा और जिसका संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी लिए हैं। और ये विद्यार्थी भी हमारे संकल्प लेकर हमेशा काम करने के लिए आगे संकल्पित है। मैं पुनः सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और सर से हमेशा निवेदन करूंगा कि सर हमारी आने वाली बाधाओं का आप मार्गदर्शन भी करेंगे, दूर करने का पूरा उपक्रम करेंगे। और इससे बड़ी शक्ति हो ही नहीं सकती, जहां दुर्गा और शंकर हो उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। मैं पुनः आपसे इन्हीं प्रार्थना के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं और इस परिवार में आपका अभिनंदन भी करता हूं। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के